Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the entity syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे पेपर फर्स्ट चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड केयर एंड हेल्थ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैजा, जो कि बायोलॉजी के दृष्टिकोण से भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। आज हम हैजा के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने का प्रयास करेंगे, एक टिप्पणी लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर राइटिंग हम सभी कर सकते हैं। हैजा एक संक्रामक रोग है। हैजा क्या है? हैजा एक संक्रामक रोग है और इसके लक्षण में प्रारंभ में व्यक्ति को डस्ट होता है। क्या होता है? प्रारंभ में व्यक्ति को डस्ट होता है। डस्ट पनीला होता है, ये चावल के पानी जैसे दिखता है और डस्टों के साथ साथ रोगी को उल्टी आने लगती है। रोगी को बहुत ज़ोर से प्यास लगता है। इसमें रोगी के हाथ पैर में भी ऐंठन बड़े होने लगती है। यदि इस बीमारी में समय पर सावधानी नहीं बरती गई तो रोगी का हृदय गति भी रुक सकता है। हैजा मुख्यतः पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान स्वतंत्र बांग्लादेश या बंगाल गंगा के डेल्टा तथा भारत के अन्य भागों में महामारी के रूप में धारण करके वहाँ महामारी का रूप लेकर वहाँ बहुत ही तेज़ी से फैला जा रहा था। यदि हम मौसम के बारे में चर्चा करें तो यह रोगी यह रोग गर्मी के मौसम के अंत में तथा वसंत ऋतु में अत्यधिक फैलता है। कब फैलता है दोस्तों? यह रोग गर्मी के मौसम के अंत में और वसंत ऋतु में। कब? गर्मी के मौसम के अंत में और वसंत ऋतु में यह रोग अधिक फैलता है, जबकि ठंडी ऋतु में के आगमन में यह रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठंडी ऋतु में क्या होता है? ठंडी ऋतु के आगमन में यह रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यह रोग अत्यधिक तीव्र गति से फैलता जाता है। यदि हेटकी की चर्चा करें, यह रोग जो होता है कॉलेरा वाइब्रियो नामक जीवित जीवाणु के द्वारा होता है। इस जीवाणु को कॉलेरा स्पाइलियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉलेरा स्पाइलियम। किस नाम से दोस्तों? कॉलेरा स्पाइरिलियम के नाम से भी इस रोग को हम लोग जानते हैं। यह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक एल्काइन के माध्यम से पैदा करते हैं और घरेलू मक्खी इस रोग को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस रोग के जीवाणु 15 दिन तक कब तक? 15 दिन तक मक्खी में जीवित रह सकता है। कब तक? 15 दिन तक। यह रोग कितने डिग्री सेल्सियस में अधिकतर फैलता है? 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अल्काइन के माध्यम से यह पैदा करता है और इसमें जो मक्खी है, इस मक्खी को को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और कॉलेरा स्पाइरिलियम नामक जो जीवाणु है वो इस रोग का मुख्य जीवाणु है। यदि हम सभी आगे चर्चा करें मृत्यु दर, हैजा के कारण क्या मृत्यु दर हमारे यहाँ चल रहा है? तो इस रोग में मृत्यु दर 5% से लेकर के 75% तक, कहाँ तक? 5% से लेकर 75% तक हो जाती है। परंतु आधुनिक चिकित्सा ने इस दर को कम करने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक कम भी किया है। उद्भवन काल के बारे में यदि चर्चा करें तो इस रोग का उद्भव काल बहुत ही अल्प होता है। कुछ घंटों से लेकर के 5 दिन तक इस रोग का उद्भव काल माना जाता है। रोग के कारण पर यदि हम चर्चा करें तो इस रोग के बहुत सारे मुख्य कारण हैं। इस रोग के कारण कॉजेज ऑफ डिसीज है। इस रोग के साधारण कारणों में लोगों को बुरी आर्थिक एवं सामाजिक दशा, स्वास्थ्य के नियमों के पालन में लापरवाही, साफ सफाई संबंधी उपेक्षा आदि प्रमुख है।
इसके प्रमुख कारणों में पीने योग्य उचित जल का अभाव, मक्खियाँ, सड़े गले फल, मेवा, मृतकों का नदियों के जल के में प्रवाह करने आदि प्रथा इसमें सम्मिलित है। क्या क्या? पहले नंबर पर यदि हम चर्चा करें तो सामाजिक दशा। सामाजिक दशा स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करना। सामाजिक दशा स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करना, स्वास्थ्य के नियमों के पालन करने में लापरवाही बरतना, सफाई संबंधी उपेक्षा रखना इत्यादि प्रमुख कारण है इस रोग के फैलने के। या फिर सड़े गले फल, मेवा, मक्खियाँ, उचित जल का अभाव, नदियों के जल में प्रवाह करने की प्रथा इत्यादि इस रोग के फैलने के मुख्य रूप से कारण है। दोस्तों, यदि हम सभी आगे चर्चा करें तो इसके निवारण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। इसके निवारक उपाय मुख्य रूप से 3 परतों में हो सकता है। एक, पृथक्करण, दूसरा अधिसूचना और तीसरा स्थानीय उपाय। निवारक कारण 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, पृथक्करण। क्या है पहला? पृथक्करण। उसके बाद यदि हम चर्चा करें अधिसूचना, निवारक उपाय में पहला पृथक्करण, फिर अधिसूचना और फिर स्थानीय उपाय। यदि हम सभी आगे चर्चा करें तो जल पूर्ति के शुद्धिकरण से हम इस रोग पर रोकथाम कर सकते हैं। हैजा को रोकने के लिए यूरोप के देशों में निस्संदिग्ध जल वितरण में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। पानी का क्लोरीनीकरण करना, जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोनोक्रेट चूने का प्रयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पर यदि बात करें तो व्यक्तियों को जागरूक बनाने के लिए पोस्टरों के माध्यम से, पैम्पलेटों के माध्यम से इत्यादि का प्रयोग करके लोगों को इस बीमारी के ऊपर शिक्षा देनी चाहिए और यह बताया जाए कि अध पके हुए और सड़े गले फलों, सब्जियों तथा अन्य भोज्य पदार्थों को खरीदकर खाना हानिकारक हो सकता है। यदि निष्क्रमण पर चर्चा करें तो इस रोग के निवारण के लिए क्रमिक तथा अंतिम दोनों प्रकार के निष्क्रमण करना जरूरी होता है। भोजन का निरीक्षण, भोजन को सावधानी के साथ पकाया जाना चाहिए, साथ ही मक्खियों तथा धूल से भी सुरक्षित रखना चाहिए। मेला तथा हाटों में इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं तो रहने तथा खाने के लिए पृथक एवं उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे खाना मक्खियों तथा धूल के प्रकोप से बचा रहे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम सभी हैजा रोग के रोकथाम के उपाय और हैजा पर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इसी टाइप की वीडियो के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।